OMG ये मेरा इंडिया में सरप्राइजेस का तड़का कभी फीका नहीं पड़ता। इंडिया और इंडियंस का वो अनदेखा सच जिसे और किसी ने नहीं दिखाया। ऐसे लोग और कुछ कमाल की स्टोरीज जिन्हें देखकर आप भी उछलकर कहेंगे कि OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया के आज के एपिसोड में सबसे पहले राजकोट की सड़कों पर दौड़ेगी इंडियाज़ फर्स्ट 1000cc हैंडमेड बाइक। उसके बाद एक ऐसा कैफे जहां आपके खाने का बिल कोई पहले ही पे कर देता है। फिर पहुंचेंगे मणिपुर और देखेंगे ऐसा गेम जो देखने में रग्बी की तरह है पर इसे खेलते नारियल से हैं। और उसके बाद करीब 900 स्क्वायर फीट का एक ऐसा इको फ्रेंडली घर जिनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 20 रुपए से भी कम। तो शुरू करते हैं OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। You know, दोस्तों आई लव गुजरात क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक ये सबसे बड़ा OMG एलिमेंट है। मैं ना आपसे एक OMG सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि फाफड़ा, थेपला, गाठिया और 1000cc बाइक में सु कॉमन छे। मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है, हाथों से बनी है। और ये जो हमारी 1000cc बाइक है ये भी हाथों से बनी है, फुल्ली हैंडमेड छे। तमे यकीन छे? नथी छे? मारा साथे चलो छे। हालो हाई एंड इंटरनेशनल बाइक्स अक्सर लोगों की कमजोरी बन जाती है। और तो और हमारे कैप्टन कूल धोनी भी बाइक ऑब्सेशन के शिकार हैं। पर एक इंडियन है जिसने बाइक्स के अपने इस दीवानेपन को एक अलग मकाम पर पहुंचाया और बनाई इंडिया की फर्स्ट हैंडमेड 1000cc चॉपर बाइक। और इस टचनी चॉपर को बनाया है राजकोट के रहने वाले रिद्धेश व्यास ने। पहले से मैं बाइक के पीछे क्रेजी था, तो मुझे एक विचार आया कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो जो भी अच्छी अच्छी कंपनी की बाइकें हैं वो देख के उसमें जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो मैंने नोट किए और उसके हिसाब से मैंने एक बाइक बनाना शुरू किया। तो जो आप 2007 से लेके 2015 तक ये मेरा प्रोजेक्ट चला और आज ये आपके सामने है। रिद्धेश के लिए रिड बनाने की जर्नी आसान नहीं थी। रिद्धेश एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से हैं और उनके लिए एक चॉपर बाइक अफोर्ड करना इम्पॉसिबल था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उन्होंने एक चॉपर बाइक बनाने का बड़ा चैलेंज लिया। पहले से एक ऐसा पैशन था क्योंकि मैं मेटल लाइन में हूँ, तो मेरी पुरानी बाइकें जो भी है वो रिपेयर कर करके मैंने देखा कि ये सब जो मैं बाहर रिपेयरिंग करवा रहा हूँ वो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली आप कोई स्पोर्ट्स बाइक वगैरह बाइकें अगर आप ले तो बहुत महंगी रहती है, 20-25 लाख राउंड अबाउट की। तो मैंने मेरे हिसाब से जो बनाई तो इसकी लागत कुछ कम आई है, 7-8 लाख तक। आपको पता है ऑटोमोबाइल कंपनीज न्यू बाइक लॉन्च करने से पहले उसकी रिसर्च में ही करोड़ों खर्च देती हैं। पर रिद्धेश ने इस अमेजिंग चॉपर बाइक को 3 गुना सस्ते में बनाया है। वाओ, सेम फीचर्स इन लेस मनी। अक्सर बाइक कस्टमाइज करने वाले शॉप से पार्ट्स खरीद लेते हैं, पर रिद्धेश के दिमाग में अपनी बाइक के लिए जो डिजाइन था वो और कहीं मिलता भी नहीं। जी हाँ, रिड बाइक की यही खासियत है। टायर्स, इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स खास तौर पर रिद्धेश ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये जो मैंने बाइक बनाई है जिसमें मैंने सभी पार्ट्स मेरे हाथों से बनाए हैं, उसमें उसकी चेसिस शामिल है, उसका पीछे का मैगव्हील, उसकी इन्वर्टेड डिस्क ब्रेक जो इसकी एक अच्छा पार्ट्स माना जाता है, जो पूरी रिम में लगी हुई होती है, तो वो सभी पार्ट्स मैंने हाथों से बनाए हैं पैटर्न बनवा के। रिद्धेश ने इस बाइक के साथ ऐसे कारनामे किए हैं वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। मैंने जो फ्रंट जंपर लगाए हुए हैं, जब भी वो कोई खड्डा हो वगैरह हो तो उसमें आपको अच्छी तरह से चलाने में मदद मिलती है। और 6 स्पीड ट्रांसमिशन डाला है, माने 6 गियर डाले इसमें। और उसकी जो क्लच है वो हाइड्रोलिक क्लच मैंने फिट की हुई है। नॉर्मल सभी बाइकों में क्लच में वायर आता है, इसमें ऑयल आता है, ऑयल से क्लच चलती है तो स्मूथ रहती है बहुत। और बाइक में 1000cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मैंने डाला है, कार का इंजन है। अब 4 व्हीलर के इंजन से 2 व्हीलर को पावर मिलेगी तो वो बाइक OMG बननी तो है ही बॉस। आमतौर पर रेगुलर बाइक्स चेन ड्राइव की हेल्प से चलती हैं, पर रिड है एक शाफ्ट ड्रिवन व्हीकल।
ड्राइव शाफ्ट एक्चुअली कार इंजन का कंपोनेंट है जिसे रिद्धेश ने अपनी बाइक में लगाया है उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। जब भी बाइक में रोड पे लेके निकलता हूँ तो लोग पीछे आते बोलते कि मैं फ़ोटो लेना है भैया, मेरे को राइड चाहिए, ये वो। कहीं दूर से आपको आवाज़ें सुनने को मिलती है, भैया ये क्या चीज़ बना डाली है ये। अब रिद्धेश तुम रोड्स पर ऐसी सुपर ऑसम चॉपर बाइक निकालोगे तो लोग चौंकेंगे ही। और गाइस, जब लोगों को पता चलता कि बाइक भी इन जनाब ने बनाई है तो वो कहते हैं OMG। रिद्धेश बाइक्स के बहुत बड़े फैन हैं और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बॉलीवुड के देसी बॉय जॉन अब्राहम की भी कमजोरी बाइक्स हैं। इसलिए जब जॉन शूटिंग के लिए गुजरात गए तो रिद्धेश खास तौर पर अपनी रिड को जॉन को दिखाने के लिए ले गए और जॉन भी पहली इंडियन हैंडमेड 1000 सीसी चॉपर बाइक को देखकर अमेज्ड रह गए। 2016 में रिद्धेश का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ फॉर द फर्स्ट इंडियन हैंडमेड 1000 सीसी बाइक। और रिद्धेश का ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया से कहीं पहले शुरू हो गया था। इसलिए तो गुजरात इनोवेशन सोसाइटी की तरफ से गुजरात चीफ मिनिस्टर विपुल रूपानी के हाथों रिद्धेश को ट्रेंड सेटर अवार्ड मिला। रिद्धेश ने रिड बनाकर ये प्रूव कर दिया कि अगर लाइफ में आपका कोई पैशन हो और उसके लिए मेहनत की जाए तो ऐसा मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरात के मांडवी बीच पर हूं और मैं आप लोगों को बताऊं कि गुजरात की OMG वाली बात पता है क्या है कि इसकी जो कोस्टल लाइन है वो 1600 किलोमीटर की, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। कमाल है भैया, गुजरातियों ने तो कमाल ही कर दिया। और अभी अभी आपने देखा कि रिद्धेश ने कैसे 25 लाख रुपए की बाइक जो है 8 लाख रुपए में बना दी। गुजराती भैया कमाल होते हैं, कमाल। हाँ, थैंक यू। ओए, अरे क्या हो गया? जाओ तो मोटा भाई, आ खाओ। हाँ, हेलो यार। अरे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ये देखो कितना OMG देश है मेरा इंडिया। कमाल के लोग हैं यहाँ पे। मैं बताऊँ, जितने इंडियंस हैं उनके दिल का जो ब्लूटूथ है ना वो हमेशा शेयरिंग के लिए ऑन रहता है। आपको पता है कि अहमदाबाद में कुछ गुजरातीज हैं जो पूरे हिंदुस्तान को सेवा कैफे बनाना चाहते हैं। अब ये सेवा कैफे क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आप नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह मेन्यू से फूड ऑर्डर करते हैं और अलग अलग क्विजीन एंजॉय करते हैं, पर एक डिलीशियस मील के बाद आपको मिलता है एक एम्प्टी एनवेलप जिसमें बिल नहीं होता क्योंकि आपका मील एक गिफ्ट है। क्यों इम्पॉसिबल लग रहा है? लेकिन ऐसा रोज रियल में होता है अहमदाबाद के सेवा कैफे में। आज हम बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट, ग्रोथ और एक्सपेंशन ही सबकी प्रायोरिटी होती है, पर मानव सदन, ग्राम श्री और स्वच्छ सेवा जैसे NGOs द्वारा चलाई जाने वाली सेवा कैफे थोड़ी हटके है। पिछले 11 सालों से ये कैफे पेड फॉरवर्ड मॉडल या गिफ्ट इकोनॉमी फॉलो कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गिफ्ट इकोनॉमी है क्या? गेस्ट का मील खाने के बाद उन्हें अपने खाने का बिल पे नहीं करना होता। एक्चुअली उनका बिल कोई पहले से ही भर के उन्हें गिफ्ट कर चुका है। उन्हें बस अपने मन से किसी और कस्टमर के लिए जितना उनका मन करे उतना अमाउंट गिफ्ट करना होता है और इस चेन को आगे बढ़ाना होता है। सेवा कैफे एक विचार है जहाँ पर जो गेस्ट है उसको सर्व करते हैं प्रेम के साथ। वॉलंटियर्स वहाँ पर आते हैं, खाना बनाते हैं और एकदम प्रेम से खिलाते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई भी मेहमान आता है, अतिथि देवो भव के भाव से, ऐसे भाव से खिलाए खाने की कोई पैसों में मूल्य नहीं आंक सकता। यहाँ के वॉलंटियर्स खुद को मूव्ड बाय लव वॉलंटियर्स कहते हैं, जो सभी को एक समान प्यार और भावना से खाना खिलाते हैं। और जहाँ खाने को इस मकसद से ही बनाया और सर्व किया जाए, वहाँ के वॉलंटियर्स को सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। कोई अपनी जेनरोसिटी से सरप्राइज करता है तो कोई कैफे को टेस्ट करता है, पर कभी इन वॉलंटियर्स को लगा कि लोग चीटिंग कर रहे हैं? आइए जानते हैं। होता भी है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई लोग आते हैं जो पहली बार आते हैं तो लगता है अच्छा यहाँ पर बिल नहीं है, तब तो हम बिल्कुल खाना खा लेते हैं। हम जब पहली बार आए थे तो मेरे मन में ये था कि मैं पे नहीं करूँगी, आज फ्री में खा के जाऊँगी, लेकिन इंस्टेड हम लोग ज़्यादा पे करके गए क्योंकि हमें इस जगह से इतना प्यार हो गया कि हम ऐसे खाली हाथ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। सेवा कैफे थर्सडे टू संडे इवनिंग 7 to 10 ओपन रहता है या जब तक 50 गेस्ट सर्व नहीं हो जाते। मंथली बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स टैली किए जाते हैं। मंथ एंड में कलेक्ट हुआ प्रॉफिट चैरिटी के लिए यूज होता है।
ये पूरी तरह से वॉलंटियर्स की हेल्प से चलता है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक, यहाँ तक कि टूरिस्ट भी यहाँ वॉलंटियरिंग करते हैं। अगर आप यहाँ आकर वॉलंटियर करना चाहते हैं तो अपना टैलेंट आप बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो खाना बनाएं, बर्तन अच्छे से धो लेते हैं तो वो भी इंतजाम है। आपको खिलाने का शौक है तो सर्विंग आपके लिए परफेक्ट होगा। अरे भैया एक बार मन तो बनाइए सेवा करने का। सेवा कैफे में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। हाँ, सेवा कैफे में दिल जीतने वाली मील खाने के बाद हम बाहर निकले तो हमें मिले एक और मूव्ड बाय लव वॉलंटियर उदय भाई, जिनका लव ऑल सर्व ऑल ऑटो रिक्शा गिफ्ट इकोनॉमी का एक और हिट एग्जाम्पल है। 2010 से हफ्ते में 6 दिन उदय भाई पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ते तो हैं, पर उनके लिए अपने ऑटो का मीटर डाउन नहीं करते। मेरी ऑटो में जो भी राइड्स करता है, जहाँ बिठाने के बाद में जहाँ उनका स्टॉप आता है वहाँ पे उनको ड्रॉप करता हूँ, तो उतरने के बाद मैं उनको एनवेलप देता हूँ। उनका जो डील करे वो पे करते। कोई 5 रखता है, कोई 50 भी रखता है, कोई 500 भी रखता है। यानी ऐसे कॉन्सेप्ट से ये जुड़ी हुई है ऑटो सेवा की प्रवृत्ति से। उदय भाई की ऑटो राइड सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अंदर बैठते ही आपको पानी, स्नैक सब अरेंजमेंट्स हैं। आप अपने सफर के दौरान ऑटो में लिखे इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़कर सफर को मंगलमय कर ही सकते हैं। शायद आपको लाइफ में भी एक नई इंस्पिरेशन मिल जाए। अगर आप भी कभी अहमदाबाद में हो तो उदय भाई के ऑटो में बैठकर सेवा कैफे जरूर आएं और यहाँ के इन मूव्ड बाय लव वॉलंटियर्स की पैम्परिंग और टेस्टी फूड जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। और बिल आने पर क्या करना है ये तो आपको अच्छे से पता है। केम छो अंकल, मजामा? ओके, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को पता है कि हम इंडियंस के पास हर चीज का ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। जी हाँ, मुझे बात बताइए कि रग्बी कैसे खेली जाती है? लेदर बॉल के साथ। लेकिन हम इंडियंस के पास उसका भी एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर्स में से एक मणिपुर ने हमें कई ग्रेट एथलीट्स दिए हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। मैरी कॉम फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। सरिता देवी जो बॉक्सिंग के लाइट वेट कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियन बनी। डिंको सिंह जिन्होंने एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता। ये तो हुई बॉक्सिंग की बात, लेकिन मणिपुर में कई ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं और OMG ने ढूंढ निकाला है एक ऐसा अनोखा स्पोर्ट जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, पर यह स्पोर्ट मणिपुर में सदियों से खेला जा रहा है। जी मैं बात कर रहा हूं यूबी लाकपी की। यूबी लाकपी जिसका मतलब होता है कोकोनट स्नैचिंग, जिसे कई जनरेशन से मणिपुर के लोग खेलते आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि मॉडर्न रग्बी यूबी लाकपी से ही इंस्पायर्ड है, पर ये रग्बी से ज्यादा डेयरिंग गेम है। 400 ग्राम की लेदर की रग्बी बॉल में हवा भरी होती है। यूबी लाकपी में करीब 1 किलो का खाली नारियल यूज होता है, जिसे 45 बाय 18 मीटर्स फील्ड में लेकर दौड़ा जाता है। और एक कमाल की बात यह है कि इस फील्ड में सिर्फ एक ही साइड गोल होता है। गोल 4.5 बाय 3 मीटर्स का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जिसके पीछे गांव के मुखिया बैठते हैं और गोल करने के लिए प्लेयर को नारियल मुखिया तक पहुंचाना पड़ता है। यूबी लाकपी के मैन ऑफ द मैच को मुखिया एक ट्रॉफी से नहीं बल्कि एक कपड़े से सम्मानित करते हैं। भाई मुखिया को नारियल देने की ट्रेडिशन की क्या हिस्ट्री है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। इसमें काफ़ी कठिनाई से जब हम जीतते तो जीत के हमें सम्मानित किया जाता है। हमारे पिताजी के टाइम पे राजा महाराजा लोग वो उनको सम्मानित करते थे, उनको अपने फौज में लेते थे और उनका सत्कार किया जाता था। अभी तो राजा रहे नहीं, तो जब ये गेम हम जब जीतते हैं तो ये हम हमारे गांव के जो बुजुर्ग है, सरपंच है, उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं। ये गेम का मकसद है। ओह, तो ये गेम चीफ वॉरियर को ढूंढने का टेस्ट हुआ करता था। राजा गेम के दौरान देखते थे कि कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा ताकतवर, शातिर और जंग के मैदान में फुर्ती के साथ दुश्मनों से लड़ सकता है। इसका रीजन इस गेम की हिस्ट्री में है। एक्चुअली पहले जब ये खेला जाता था तो जिस टीम के सपोर्ट से गेम का विनर चीफ वॉरियर बनता था, वो अपने टीम मेंबर्स को सेना में भर्ती करवाता था। इसलिए टीम गेम में अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर को सपोर्ट करती थी। हर गेम के पीछे कुछ रिचुअल्स होते हैं। जिस नारियल के पीछे ये 14 प्लेयर्स दौड़ते हैं, गेम से पहले नारियल को ऑयल बाथ दिया जाता है। ये सूखा हुआ नारियल है, इसी से हम खेलते हैं। इसमें जब तेल लगाते हैं बड़ी
ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से ये पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। पहले इस यूबी लकपी के गेम में पूरे गांव के लोग हिस्सा लेते थे, पर आज इस रेयर ट्रेडिशनल गेम को खेलने वाले प्लेयर्स बहुत ही कम हैं। कहीं ना कहीं वो ओनर्स गवर्नमेंट पे हो जाता है, लोकल अथॉरिटीज़ पे हो जाता है टू प्रमोट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। केरला मड फुटबॉल है, या कहीं किसी को पता भी नहीं होगा कि लेह लद्दाख हमारा जो ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पे आइस हॉकी वर्ल्ड कप होता है। हमारे पास पोटेंशियल काफ़ी है, पर वही चैलेंज है कि किस तरह से उसको चैनलाइज किया जाए, उन्हें पॉपुलर किया जाए। नारियल से खेला जाने वाला गेम यूबी लाकपी अपने आप में एक यूनिक स्पोर्ट है, एक रिच हिस्ट्री वाला स्पोर्ट जिसे सदियों से खेला जा रहा है और जिसकी अपनी ही एक अलग पहचान है। ऐसे अनोखे इंडियन स्पोर्ट को प्रिजर्व करके पॉपुलर बनाना वाकई बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक रग्बी मेरे से नहीं खेली जाएगी, पता है कितनी मार पड़ी है मुझको। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली वे ऑफ लाइफ आजकल इन थिंग है। और इससे बिजली का बिल भी बचता है। आइए देखते हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल घर है। हम पहुंचे केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट मिलने एक ऐसे कपल से जिन्होंने 21st सेंचुरी के अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर्स को पीछे छोड़ ऐसा घर बनाया है जिसे खुद मदर नेचर ने बाहें फैलाकर एक्सेप्ट किया है। इस घर की वॉल्स लिटरली ब्रीदिंग करती हैं। भले ही बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री क्यों ना हो, आपको इस घर में कभी फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू हरी एंड आशाज एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली हाउस। सिटीज में पोल्यूशन का हाई लेवल, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूजेज और नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहा है, और ये सिचुएशन मदर नेचर के लिए डायरेक्ट खतरा है। पर गॉड्स ओन कंट्री केरला में रहने वाले आशा और हरी की लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मदर नेचर को प्रिजर्व रखना। हरी कुन्नूर के लोकल वाटर अथॉरिटी में काम करते हैं और आशा फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कराने की गाइडेंस देती है। नेचर के लिए दोनों का प्यार ही इनके बीच के प्यार की वजह बना और 2007 में इन्होंने शादी कर ली और इन्होंने अपने सपनों के घर को बनाया है इको फ्रेंडली और नाम दिया है ननाओ, द होम ऑफ हार्मनी। आजकल इंसान काफी मात्रा में सीमेंट और लोहे का उपयोग करके नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं। ये नेचुरल तरीका नहीं है रहने का। सही तरीका वो है जैसे पंछी अपना घर बनाते हैं। इसलिए हमने मिट्टी का घर बनाया है जो नेचुरल है। जितना कम हो सके उतना कम हमें नेचर से लेना चाहिए, ये हमारी सोच थी और यही हमारा लक्ष्य था। करीब 6 साल पहले 960 स्क्वायर फीट एरिया में ये घर कंस्ट्रक्ट किया गया। इसे बनाने में टोटल मटेरियल कॉस्ट थी करीब 50,000 रुपए। लेबर कॉस्ट आई 2.5 लाख। कुल मिलाकर घर बनाने की लागत आई 4 लाख। ओनली 4 lakhs। कैन यू इमेजिन? बाहर चाहे जितनी गर्मी हो, दिन में घर ठंडा रहता है क्योंकि गर्म हवा को मिट्टी की दीवारों से होकर घर में आना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। और जब ये गर्म हवा अंदर आती है तब तक शाम हो जाती है और बाहर का मौसम भी ठंडा हो जाता है। फिर रात में वापस ठंडी हवा चलती है। ये घर भी बिल्कुल हमारी तरह सांस लेता है। हमारे घर के अंदर बहुत कम लाइट पॉइंट्स है क्योंकि घर की डिजाइन ऐसे की गई थी कि नेचुरल लाइट से घर में बहुत रोशनी आती रहे। हमारे घर में 6 यूनिट सोलर पैनल भी लगाए हैं। हम महीने में सिर्फ 4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। क्या 4 यूनिट्स? शहर के एक एवरेज घर में तो 4 यूनिट्स एक ही दिन में कंज्यूम हो जाती हैं। लेकिन इस कपल की सोच ने तो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। पता है इनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? 20 रुपए से भी कम। OMG। और सुनिए, हरी और आशा फ्रिज भी नहीं यूज करते। ये सब्जियां अपने ही किचन गार्डन में उगाते हैं। हमने एक नेचुरल फ्रिज बनाया है। जमीन में एक खड्डा खोद के रेत से भरा है और उसके बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा है। हम इस रेत को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, जिससे घड़े के अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाता है। इस घड़े में अनकुक्ड चीजें 1 हफ्ते तक फ्रेश रहती हैं। जमीन के अंदर नेचुरल फ्रिज बनाने का ये तरीका सदियों पुराना है, पर आज भी उतना ही एफिशिएंट है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इस कपल का हर तौर तरीका पुराना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस घर में नॉर्मल अर्बन घरों की तरह टीवी, कंप्यूटर और दूसरे अप्लायंसेस भी हैं।
और सभी चलते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी से। इन्होंने गैस का कनेक्शन भी नहीं लिया है क्योंकि इस घर का सभी वेस्ट का यूज होता है बायोगैस बनाने में, जो ये यही बनाते हैं और अपने किचन में वही यूज करते हैं। इससे जो फर्टिलाइजर मिलता है उसका यूज होता है फार्मिंग में। क्या बात है, इसका मतलब है कि मदर नेचर का पूरा ख्याल रखो तो मदर नेचर भी आपका पूरा ख्याल रखेगी और फिर तो बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। 17 साल हो गए हैं, मैंने अब तक कभी दवाई नहीं ली है। हम नेचुरल रिकवरी के रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं हम कम खाते हैं और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देते हैं। OMG, सिटीज में तो आजकल हर 17 दिन में नई मेडिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। गाइस, ये है नेचर की रिस्पेक्ट करने, नेचर के साथ रहने और नेचर को लाइफ का हिस्सा बनाने का रिजल्ट। हरी और आशा अपने सपनों का घर ननावू में रहते हैं। ननावू के आसपास ही वो अपनी जरूरतों की सब्जियां उगाते हैं और सोलर एनर्जी यूज करते हैं। जिस सादगी से इस इंडियन कपल ने अपनी मॉडर्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल वे एडॉप्ट किया है, वो वाकई OMG है। क्यों ना हम भी नेचर से जुड़ जाएं और एक सिंपल और हेल्दी लाइफ जिएं। क्या क्या ये यार ना, आप लोगों का लालच बढ़ता ही जा रहा है। अरे भी एपिसोड खत्म होने आया है, अगले हफ्ते के लिए तैयारी करनी, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लोगों से मिलो, इंटरव्यू लो। आप लोग भी ना अभी जाओ, थोड़ा रेस्ट करो यार, मुझे भी रेस्ट करने दो, ठीक है? मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। एंड लास्ट में जो मैं कहता हूँ जरूर कहूंगा कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट जस्ट डोंट ट्रबल योर फादर, क्योंकि मदर का तो सलमान भाई बोलते ही रहते हैं। See you.